हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती है। ठीक है, माइक्रोस्टेट्स क्या होती है कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। ठीक है ना। माइक्रोस्टेट देखो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ P2। तो पिछली क्लास में आपने डायरेक्टली देखा P2 में कितनी माइक्रोस्टेट्स थी, 15। आप कैलकुलेट करके देख लेना। फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल ये था ना। जब आप P2 की निकालेंगे तो यहाँ से आपको 15 माइक्रोस्टेट्स मिलने वाली है। ठीक है, कितनी माइक्रोस्टेट्स मिलेगी, 15 माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो 15 माइक्रोस्टेट्स में मान लो कि 9 माइक्रोस्टेट्स आपकी ऐसी है जिनकी एनर्जी सिमिलर है। ठीक है, 5 की एनर्जी सिमिलर है और 3 की एनर्जी सिमिलर है। 5 चलो कुछ भी मान लो। ठीक है, ऐसे कुछ मान लो। ठीक है, ऐसे है। तो 15 माइक्रोस्टेट्स है। 15 माइक्रोस्टेट्स में 9 माइक्रोस्टेट्स ऐसी है जिनकी जो एनर्जी है वो सिमिलर है, 5 की एनर्जी सिमिलर है और जो एक माइक्रोस्टेट है वो सबसे अलग ही है। तो जो ये 9 माइक्रोस्टेट्स है जिनकी एनर्जी सेम है उसे हम कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं, इसे हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं टर्म। तो आज बात करेंगे हम टर्म की कि टर्म क्या होता है। टर्म होता है हमारा collection of microstate with similar energy is called term। क्लियर हो गया ना आपको कि जो P2 में 15 माइक्रोस्टेट्स है, मान लो नहीं, आपने कैलकुलेट करके देखा है कि 15 माइक्रोस्टेट्स है। 15 माइक्रोस्टेट्स में से जो आपकी 9 माइक्रोस्टेट्स है उनकी एनर्जी सिमिलर है। अगर उनकी एनर्जी सिमिलर है तो उनको जब कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको एक ही टर्म में लिखेंगे, एक ही चीज में लिखेंगे, उसे हम कहते हैं टर्म। टर्म को जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिखते हैं 2s+1 इंटू एल। इस तरह से हम टर्म को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको। अब देखते हैं कि एस किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो ध्यान से देखना। मैं बात कर रही हूँ P2 की। किसकी बात कर रही हूँ, P2 की। तो P2 एक बार मुझे ड्रॉ भी तो करना पड़ेगा। p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने एक यहाँ डाला, एक यहाँ डाला। ठीक है, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा तो इसके एस की वैल्यू क्या होगी, एस क्या होता है आपका स्पिन, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ भी हो सकती है, -½ भी हो सकती है। हम लेते हैं कि इसको मान लो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मैं S1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को S2 से लिख रही हूँ। तो S1 क्या है, अगर आपका अप साइड जा रहा है तो स्पिन +½ होती है, अगर डाउन साइड जाता है तो -½ होती है। तो यहाँ पे भी अप साइड जा रहा है, ये भी अप साइड जा रहा है, तो इसकी स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ और इसकी भी +½ क्लियर, क्योंकि डाउन साइड तो कोई जा नहीं रहा तो -½ तो है नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब आपने टर्म निकालना है, अगर आपको टर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको पहले एस की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। एस की वैल्यू कैसे निकलती है, एस इज इक्वल टू S1 + S2 से लेके इसकी वैल्यू आपके पास बहुत सारी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। ठीक है, से कहाँ तक, अप टू S1 - S2 तक। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। S इज इक्वल टू S1 की वैल्यू देखो क्या है, +½ S2 की वैल्यू भी क्या है, +½ ठीक है, से इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, S1 की वैल्यू है +½ या फॉर्मूला में माइनस है, S2 की वैल्यू भी है +½ क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो S की आपके पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, 1 और 0 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्लियर। S की आपके पास 2 वैल्यू आ रही है, आपकी 3 या 4 वैल्यूज भी आ सकती है। अगर मान लो एक एस आपके पास, एस की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 4 से 0 के बीच आ गई, मान लो इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर है वो सारे होल नंबर आपके एस की वैल्यूज में काउंट हो जाएंगे, 4 3 2 1 ये। ठीक है, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, होल नंबर तो है नहीं, फ्रैक्शनल नंबर है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी, या फिर 1 होगी या फिर
0 होगी। क्लियर हो गया ना आपको एस की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। चलो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ। D2 के केस में हम S2 की सॉरी D2 के केस में हम S की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। जब हम इस S की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, S की 2 वैल्यू आई है, पहले एक वैल्यू S की यहाँ पे डालेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू तब निकालेंगे, और S की वैल्यू एक बार में अब 0 डालेंगे, एक बार S की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 डालने के बाद 2s+1 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले। समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ S की वैल्यू जब 0 आ गई तो एक बार जब 0 पुट करके ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालना, फिर L की वैल्यू निकालना, तो वो एक टर्म बन जाएगी। दूसरे में क्या करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है उसके केस में S की वैल्यू 1 डाल दो, 1 डालो तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है नीचे L की वैल्यू के साथ फिर L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आपकी एक और टर्म आ जाएगी। क्लियर। तो D2 के केस में अब हम फिर से फाइंड आउट करते हैं S। ठीक है, तो D2 मतलब D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यही मतलब होता है ना D2 का। D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने बताया एक ऑर्बिटल का जो स्पिन है वो हाफ प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। प्लस हाफ कब होता है, जब अप फील्ड उसका डायरेक्शन हो, जब डाउन फील्ड डायरेक्शन हो तो डाउन साइड डायरेक्शन हो तो माइनस हाफ हो जाता है। तो ये दोनों ऊपर को जा रहे हैं तो इसका प्लस हाफ है, इसका भी प्लस हाफ ही होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी प्लस हाफ ही होने वाली है। तो देखते हैं एस किस तरह से निकलेगा। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक की वैल्यू निकलेगी। तो देखो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ से कहाँ तक जाएगी वैल्यू, प्लस हाफ माइनस हाफ। क्लियर, माइनस हाफ ये नहीं है, S2 की वैल्यू तो आपकी प्लस हाफ ही है, पर वो आगे माइनस का साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है ना, तो S की वैल्यू क्या हो गई, प्लस हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 कोमा माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो यहाँ पे भी S की आपके पास 2 वैल्यू आई है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं L की वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, अभी हमने देखा कि S की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, S निकालना आ गया आपको। S यहाँ पे क्या है, जो ये 2s+1 है। ठीक है ना, 2s+1 में जो S है वो S की वैल्यू यहाँ पे ये है। ठीक है ना, तो हमने टर्म निकालने के लिए S की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, फिर हम S की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम टर्म इस तरह से क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं L की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, L की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस L2 से जब वैल्यू जाएगी L1 माइनस L2 तक। क्लियर, ठीक है ना, तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे तो देखो ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसको हम +1 लिखते हैं, 0 -1। ठीक है, ये वैल्यू इस सबशेल की वैल्यू प्लस हाफ, सॉरी इसकी वैल्यू +1 0 -1। ठीक है, तो L1 की वैल्यू आप देखना, जब आप टोटल टर्म्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जो L1 इज इक्वल टू L2 हो जाता है। जो L1 की जो आपकी वैल्यू है, L1 की अगर वैल्यू आपकी 1 है तो L2 की वैल्यू भी 1 ही होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात बहुत ध्यान से समझना, इसे भूलना मत। ठीक है ना, अगर आप टोटल टर्म्स निकाल रहे हैं तब तो जो आपकी L1 की जो वैल्यू L2 की भी वही वैल्यू होगी, यहाँ से मत देखना इसको। ठीक है, ठीक है ना, इसके बाद हम अभी तो हम बात करें P2 की। ठीक है, P2 के केस में L की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखो L की वैल्यू निकालते हैं आप, तो L की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, L1 कितना है आपका 1, L2 भी कितना है 1, 1 + 1 से कहाँ तक वैल्यू जाएगी, L1 की वैल्यू 1 है, L2 की वैल्यू 1 है। तो ये देखो साइन तो माइनस का हो गया, तो L की वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, 1 + 1 2 और 1 - 1 0, इसके बीच में और कौन सा होल नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो L की यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू। क्लियर, क्लियर हो गया ना। अगर L की वैल्यू देखो, अब देखना L की जो वैल्यू है अगर वो 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 4 5 6 0 आती है तो उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को P से लिखते हैं, 2 को D से लिखते हैं, 3 को F से लिखते हैं, 4 को SPDF G
HI, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ये तो P2 की बात थी। तो P2 में हमें पता चला, क्या पता चला कि P2 में हमारे पास L की वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वहां से देखो 2 है तो D हो जाएगा। अगर 1 है, ये आ रही है ये L की वैल्यू ये वाली, तो 1 है तो P आ जाएगा, 0 है तो S आ जाएगा। अब जो ये 2s प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लिसिटी है ना, ये भी तो वैल्यू डालनी है यार। 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 डालनी पड़ेगी ना इसमें वैल्यूज। ठीक है, तो जब वैल्यू डालेंगे तो डालो यहाँ से। अब हम टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। मैंने आपको सिखा दिया s की वैल्यू निकालना, l की वैल्यू निकालना। l की आपके पास 3 वैल्यू आई, जिसके केस में ये d हो गया, ये p हो गया, ये s हो गया ना। अब देखो, अगर आप s की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, एक 0 आया था, एक 1 आया था। ठीक है, अब देखो s की वैल्यू जब आप 0 डालेंगे तो जो 2s प्लस 1 की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, जब यहाँ लिखेंगे 2s की वैल्यू 0 है ना, ठीक है, प्लस 1, 2 0 0 इज इक्वल टू 2 0 0, 0 प्लस 1 1। तो जब s की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको, आपको एक बार लिखना पड़ेगा डी पी एस, डी पी एस। जब s की वैल्यू 0 है तो 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 हो गई। अभी आपने s की वैल्यू 0 डाली तो 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 हो गई। ये क्लियर ना, समझ रहे ना मैं क्या लिख रही हूँ ये। ठीक है, तो आपकी एक टर्म ये आ गई, ये एक टर्म, ये 2 3 टर्म्स तो यहाँ से आ गई। 3 टर्म नीचे s की वैल्यू जब आप 1 लिखेंगे, s की वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, डालो यहाँ पे s की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे फिर इसमें डालनी पड़ेगी, आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। ये तो L की वैल्यू है, L के आगे 2s प्लस 1 की वैल्यू डालो ऊपर, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, ये भी 3, ये भी 3। तो यहाँ से पता चला आपको कि आपके P2 के केस में कितनी टर्म्स आ गई, ये देखो D P S, D P S, ये 3 3 3, ये 1 1 1। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, समझ गए आप इसको अच्छे से। ठीक है, तो मैंने आपको बता, समझ गए ना, जो ये वैल्यूज है ये आपकी टर्म है। क्या है, टर्म, टर्म ही तो है ये जो वैल्यू 3 है ये 2s प्लस 1 की ही तो वैल्यू है ना। 2s प्लस 1 आपकी 2s प्लस 1 की वैल्यू है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो वैल्यू है, जिसमें हमने s की वैल्यू पुट आउट की है। s की वैल्यू हमने जब 1 डाली थी तभी तो ये 2s प्लस 1 की वैल्यू 3 आई है। यहाँ पे s की वैल्यू जब आपने 0 पुट की है, ये वाली वैल्यू कब आई, s की वैल्यू जब 0 डाली है तो 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 आई है इन सब में। और l की वैल्यू तो आपके पास 3 वैसे ही आई थी, एक आई थी 2, एक आई थी 1, एक आई थी 0। जब 2 आई थी तो ये d हो गया, जब ये 1 आई थी तो p हो गया, 0 आई थी तो s हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने s भी निकाला और l भी निकाला, फिर वैल्यूज पुट की। ठीक है, वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास 6 टर्म्स आई है। तो 6 टर्म्स आई है तो इसका मतलब क्या है, P2 में आपके पास जो टर्म्स है वो 6 टर्म है। कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स है। अब देखते हैं उसमें अलाउड टर्म्स कौन सी होगी, फॉरबिडन टर्म्स कौन सी होगी। ठीक है, तो इसको वैसे निकालने का मैंने आपको क्या बताया था, देखो P2 में मैंने आपको बताया था कि टोटल टर्म्स कितनी होती है, 15 टर्म्स, सॉरी जो टोटल माइक्रोस्टेट्स होती है वो 15 माइक्रोस्टेट्स होती है। ठीक है, 15 माइक्रोस्टेट्स होती है। तो अब देखते हैं कि हम इन टर्म्स से माइक्रोस्टेट किस तरह से निकालने वाले हैं। ठीक है, इन टर्म्स से माइक्रोस्टेट्स हम किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, हमें ये टर्म्स मिल गई ना, देखो ये टर्म्स हमें मिल चुकी है, इनसे माइक्रोस्टेट्स हमने निकालनी है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि D3 में माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी। तो ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको टर्म दिया है तो माइक्रोस्टेट निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है वो, 2s प्लस 1 और 2l प्लस 1, ये है ना फॉर्मूला। तो देखो 2s प्लस 1 की वैल्यू, जो ये 3 वैल्यू आई है ये आपकी 2s प्लस 1 की ही तो वैल्यू है। आई किस तरह से है,
आई इस तरह से जब आपने एस की वैल्यू को 1 रखा, एस की वैल्यू को 1 रखा ना, तो ही तो 2s+1 की वैल्यू आपके पास 3 आई है। देखो 2 इंटू एस की वैल्यू 1 रखो, है ना, +1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3। क्लियर। तो यहाँ से पता चला 2s+1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ब्रैकेट क्लोज। अब डी के केस में जो एल है, एल डी के लिए कितना होता है, एल डी के लिए 2 होता है ना, मैंने आपको चार्ट में बताया था पीछे, एस पी डी एफ जी एच। एस के केस में 0, एल की वैल्यू, ठीक है, इसके केस में 1 2 3 4 एंड 5। ये आप इस तरह से लिखना, एल की वैल्यू एस के केस में 0 होती है, पी के केस में 1, डी के केस में 2, कितनी होती है 2, ठीक है। तो डी के केस में 2 को तो मैंने 2 लिखा, एल की वैल्यू कितनी है 2, डी की जगह पे +1। तो टोटल माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला ही तो ये है, जो आपकी टर्म है डी, सॉरी 3D टर्म है, इसमें आपकी माइक्रोस्टेट्स कितनी आने वाली है। तो ये देखो, जो ये 3 है ये तो 2s+1 की वैल्यू है, और 2l+1 की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू ये कितना है 3, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 इज इक्वल टू 15 माइक्रोस्टेट्स यहाँ से आ गई। 3D में आपकी कितनी टर्म्स आई है, सॉरी 3D में जो टर्म है उसमें आपकी कितनी माइक्रोस्टेट्स आई है, 15 आई है, 15 आ गई है, ठीक है। कितनी टर्म्स है 15। जो आपकी 3D जो टर्म है इसमें आपके पास 15 माइक्रोस्टेट्स आई है। तो यहां से समझ आया कि ये जो माइक्रोस्टेट्स है 15 माइक्रोस्टेट्स, ये सेम एनर्जी की है, और जिनको हमने एक ही इकट्ठा हमने उसको कलेक्ट करके लिखा है, उसे ही हम टर्म कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि 3p में आपके पास कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी, फॉर्मूला क्या है 2s+1 और 2l+1। तो जब ये 3 है, ये इसका ये तो मतलब है 2s+1 मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये तो 3 ही है, ठीक है। एल की वैल्यू पी के केस में कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ लिखो 2 + 1 + 1, एल की वैल्यू 1 है, तो 3 को 3 रहने दो। ये देखो 2 1 ज़ा 1, 1 प्लस, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ से पता चला कि हमारे पास जो 3p है उसमें हमारे पास 9 माइक्रोस्टेट्स हैं। कितनी माइक्रोस्टेट्स है 9 माइक्रोस्टेट्स। अब आपको टर्म के अंदर माइक्रोस्टेट्स निकालना आ गया होगा, आ गया ना, इजी है ना, टर्म के अंदर माइक्रोस्टेट निकालना आसान है। क्लियर ना, क्लियर हो गई अब आपको बात। अब देखते हैं कि मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, मैं सब में ही बता देती हूँ आपको, जो भी हमारे पास टर्म्स आई है उसमें माइक्रोस्टेट्स देखते हैं कितनी होगी। मैंने आपको बात की थी P2 में आपके पास जो टर्म्स आई है वो 6 टर्म आई है, ठीक है। कौन कौन सी आई है, D P और S, D P और S, एक 3 3 3 1 1 1 इस तरह से आई है। तो जो 3D में आपके पास माइक्रोस्टेट्स 15 आई है, और आपके पास 3P में माइक्रोस्टेट्स कितनी आई है 9 आई है। अब देखते हैं 3S में माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी, फॉर्मूला है 2s+1 2l+1, ठीक है। तो जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो ये वैल्यू है 3, S की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, कितनी हो जाती है, अगर ये आपकी L की वैल्यू S के केस में 0 होती है ना, ये देखो L की वैल्यू S के केस में 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी माइक्रोस्टेट्स आई 3S में 3, कितनी माइक्रोस्टेट्स है 3। अब देखते हैं 1D में 1P में 1S में आपके पास कितनी माइक्रोस्टेट्स होने वाली है। तो देखो ये तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, 2s+1 की वैल्यू तो आपकी 1 ही होने वाली है, इसको मैं हर जगह 1 ही लिख रही हूँ। अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, जो देखो ये वैल्यू है 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है इसके केस में, डी के केस में 2 होती है, +1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। वैल्यू मैं 2 लिख रही हूँ, 2l+1 की वैल्यू 2 तो मैंने लिख दिया, इंटू पी के केस में एल की वैल्यू 1 होती है, +1 इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब देखो 1s के केस में आपकी कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी, तो देखो 2s+1 की वैल्यू जो आगे लिखा है यही तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, जो ये है। अब
2l+1 की वैल्यू लिखनी है तो 2 तो लिख दिया मैंने, l की वैल्यू s के केस में तो 0 होती है, +1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पता चला आपको कि जो ये 6 टर्म्स है आपकी P2 में आपके पास कितनी टर्म्स आई है, 6 टर्म्स आई है। उनमें 6 टर्म्स में 3D में आपके पास माइक्रोस्टेट 15 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। तो मैंने तो आपको बताया था कि जो आपके पास P2 है, P2 में तो आपकी माइक्रोस्टेट्स ही 15 ही होती है। कितनी होती है माइक्रोस्टेट्स, 15 ही होती है। तो जब आप ये सारी माइक्रोस्टेट्स प्लस करेंगे तो आपके पास माइक्रोस्टेट्स ही ज्यादा आ रही है, 15 से ज्यादा आ रही है ना। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैंने आपको बताया था P2 के केस में माइक्रोस्टेट्स मैंने आपको निकालना सिखाया है ना, किस तरह से निकालते हैं माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय r n r से जब निकालेंगे तो टोटल टर्म्स तो आप टोटल माइक्रोस्टेट्स तो 15 आनी चाहिए। जो आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स अगर 15 आनी चाहिए तो ये 15 तो आई नहीं है, ये तो 15 से ज्यादा हो गई क्योंकि टर्म्स आपके पास 6 हो गई। तो यहाँ से पता चला कि जो ये टर्म्स है ये सारी की सारी अलाउड टर्म्स तो है नहीं। यहाँ से क्या पता चला, ये सारी जो टर्म्स है वो अलाउड टर्म्स नहीं होंगी। अब जो अलाउड टर्म्स होंगी उनका जब सम करेंगे वो ही हमारे पास 15 आने वाली है। क्लियर। तो अब पता करते हैं कि अलाउड टर्म्स कौन सी होंगी। अब बात करते हैं अलाउड टर्म्स, फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमारे पास है 3D 3P 3S 1D 1P 1S, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो अब देखते हैं अलाउड टर्म कौन कौन सी हमारे पास होने वाली है। तो देखो अगर आप इसको S की टर्म में लिखेंगे तो इसको आप लिखना 1S 1P 1D, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने के लिए, 3S 3P 3D, ठीक है। ये आपके पास 6 टर्म्स है। इनमें से देखते हैं अलाउड कौन कौन सी होने वाली है, ठीक है। इनमें से हम देखेंगे कि कौन सी अलाउड है और कौन सी अलाउड नहीं है। एक आपको ट्रिक मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। ये आपकी ट्रिक है, आपको इसको इसी तरह से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज इसको निकालने का बहुत लंबा मेथड है। जब आप जो अलाउड टर्म्स है ना इनकी माइक्रोस्टेट्स को प्लस करेंगे तो ये माइक्रोस्टेट्स आपके पास 15 ही आएंगी। P2 की है ना, ये P2 की आपके पास जो टोटल टर्म्स है वो तो 6 है, उसमें से अलाउड टर्म्स कौन सी है, 1S और 1D और 3P। तो माइक्रोस्टेट्स देखते हैं, P2 में आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स है वो कितनी है, 15 तो माइक्रोस्टेट्स है, तो सम भी तो 15 ही आना चाहिए ना। तो देखो 1S के केस में अब देखो माइक्रोस्टेट्स को निकालते हैं, 2S+1 2l+1 निकालो, 2s+1 ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है जो आपकी ये 1 वैल्यू है, ठीक है ना, 1 यहाँ पे भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है। 2l+1 की वैल्यू डालो, 2 इंटू एल की वैल्यू तो एस के केस में 0 होती है, 0+1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। कितना हो गया, 1 हो गया है ना। अब देखो 2 इंटू ये क्या है 1D है ना, 1D है। तो D के केस में आपका L की वैल्यू कितनी होती है, 2, ठीक है, 2l+1, ये 2 है, ये L की वैल्यू +1 इज इक्वल टू 2 2 4 4 + 1 5। क्लियर। अब देखते हैं इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी है, 3, कितनी है 3 है ना। तो मैंने 2s+1 की वैल्यू 3 लिख दी। अब देखते हैं 2l की वैल्यू P के केस में 1 होती है, 2l+1 इज इक्वल टू 2 1 2 + 1 3 3 3 9। तो देखो 9 + 1 10 10 + 5 15। क्लियर। अब आपको पता चल गया होगा कि जो टोटल माइक्रोस्टेट्स है P2 में वो तो 15 है और वो आएगी किसके सम से, जो आपकी अलाउड टर्म्स है ना। अलाउड टर्म जो आपकी है उसमें से ही आने वाली है। अब देखो क्या ये 3D टर्म एक्चुअल में आएगी भी कि आएगी नहीं। 3D आएगी कब, अगर आप P2 की बात कर रहे हैं, देखो P2 की अगर आप बात कर रहे हैं तो P2 में आपको वैल्यू चाहिए
स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आपको क्या चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आपको कितनी चाहिए बोलो, 3 चाहिए। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 चाहिए तो एस की वैल्यू टोटल कितनी होनी चाहिए, एस की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी ना। एस की वैल्यू 1 कब आएगी, जब दोनों आपके इस तरह से रहेंगे, ठीक है। ये आपके +1 है, ये 0 है, ये -1, इसी तरह से तो हम लिखते हैं ना। तो P2 के केस में मैंने मान लिया ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। तो अगर L की वैल्यू अगर आपने S की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 1 ले ली, तो L की वैल्यू क्या इसमें आपके पास 2 आ रही है, क्या L की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। देखो ये तो आपके पास एक्चुअल में, ये एक्चुअल बात कर रहे हैं, ये देखो ये 1 है, ये आपके पास 0 है, कितनी है, ये 1 है, ये 0 है, तो L की वैल्यू तो आपके पास 1 ही आ रही है, 1 आ रही है ना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन, 1 × 1 1 प्लस ये देखो 1 × 0 0 ही होता है, तो ये हो गया 1 1 ही हो गया ना। तो यहाँ से जो एक्चुअल एल की वैल्यू पता चली वो तो 1 ही है। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ देखो एल की जो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये होगा 1 प्लस -1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 1 - 1 0 0 हो रहा है ना। तो एल की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, जो एक्चुअल में पॉसिबल है। एक्चुअल में पॉसिबल आपके पास एल की वैल्यू तो 2 किसी भी हाल में नहीं आ रही, एल की वैल्यू एक्चुअल में 2 किसी भी हाल में नहीं आ रही ना। आप अगर ऐसा बोलना चाहें कि ठीक है हम ऐसे कर देते हैं कि मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, या आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं इसको दोनों इलेक्ट्रॉन में इस तरह से डालती हूँ। अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले तो यहाँ +1 है, अगर मैं इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करूंगी एक बार तो ये हो जाएगा +1, फिर और करूंगी +1, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 2, तब तो एल की वैल्यू 2 आ जाएगी, और स्पिन आपका कितना आ जाएगा, स्पिन आपका कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि +½ है, ये भी ऊपर को जा रहा है, +½ है, तो स्पिन आपका 1 आ रहा है। तो क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल भी है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना आपके, वो ऑपोजिट स्पिन में रहते हैं, तो ऐसे तो रहेगी नहीं। फिर आप बोलेंगे कि चलो ठीक है हम इस तरह से करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं। तो अगर मैंने इस तरह से लिखा, ये वैल्यू अगर +1 है, तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई होने वाली है, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा +1 और +1, तो L की वैल्यू तो 2 हो गई, तो जो S है, S की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, ये +½ ये -½ क्योंकि अगर एक स्पिन अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है तो S1 आपका +1 है, S1 आपका +½ है, S2 आपका -½ है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। तो ऐसी तो कंडीशन ही नहीं पॉसिबल हो रही, नहीं हो रही ना, क्योंकि हमें तो 3 चाहिए ना वैल्यू, 3D चाहिए, तो 3D तो आ ही नहीं रही, तो 3 कैसे आएगी, अगर S की वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, 1 आएगी ना, जो 3 लिखा है आपने वो 1 आएगी, तो एक्चुअल में पॉसिबल तो ये है ही नहीं। क्लियर हो गया ना अब आपको, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पॉसिबल टर्म्स इसमें कौन सी है और अलाउड टर्म्स कौन सी होगी, ठीक है। P2 का अब हमने सब कुछ कर दिया है, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टर्म क्या होती है और टर्म को हम किस तरह से निकालते हैं, S की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, L की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अलाउड टर्म्स P2 के केस में हमने डिस्कस कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे D2 की, ठीक है। D2 में हम S की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, और उसमें माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ठीक है।